Hi everyone, welcome to the second part of the topic simple interest and compound interest. Today we'll do compound interest. जो देखते हैं इसका भी बेसिक समझते हैं एंड इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे एंड देन मूविंग ऑन विल डू क्वेश्चंस ऑन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कंबाइंड और मिक्स्ड. देखो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में इंटरेस्ट अमाउंट सिमिलर टू सिंपल इंटरेस्ट सेम टेबल बना रहे हैं हम. मान लेते हैं कि हमने बैंक में कोई अमाउंट डिपॉजिट की है यानी कि प्रिंसिपल डिपॉजिट किया है दैट इज ₹1000 और बैंक हमें 10% इंटरेस्ट दे रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो इंटरेस्ट हमें कितना मिलेगा 10% ऑफ 1000 दैट इज कितना 100. तो हमारा अमाउंट कितना बन जाएगा 1000 प्लस 100 दैट इज 1100. सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल जो है वो जो यहाँ पे अमाउंट थी दैट विल बी द प्रिंसिपल इन द नेक्स्ट ईयर. दिस विल बी कितना 1100. 10% यहाँ पे सो 10% ऑफ 1100 विल बी 110. देखो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में मेजर डिफरेंस क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल इज सेम फॉर एवरी ईयर बट इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट द प्रिंसिपल वेरीज एवरी ईयर. जो पिछले साल का अमाउंट था वो इस साल क्या होगा प्रिंसिपल होगा. तो ये कितना होगा 110 एंड यहाँ पे वैल्यू बिकम्स 1210. नेक्स्ट ईयर प्रिंसिपल कितना होगा 1210 10% रेट. तो दिस विल बी कितना 121 1331 विल बी द अमाउंट. कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अमाउंट हमेशा जीपी में रहती है दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. जीपी क्या होता है कि रेशियो विल ऑलवेज रिमेन द सेम. जैसे 1210 डिवाइडेड बाय 1100 दिस विल बी 1.1. 1331 डिवाइडेड बाय 1210 दिस विल आल्सो बी 1.1. 1.1 मतलब कि वैल्यू 1.1 टाइम्स हो रही है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%. सिमिलरली इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट जो अमाउंट रहती थी वो हमेशा रहती थी एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में. सिंपल इंटरेस्ट के केस में अमाउंट हमेशा किस में रहती है एपी में. बिकॉज अगर हमने पिछली वीडियो देखें तो अमाउंट क्या थी 1100 1200 1300 1400. तो डिफरेंस जो रहता है हमेशा सेम रहता है. वहां पे अमाउंट रहती है एपी में और यहाँ पे अमाउंट रहती है जीपी में. देखते हैं. अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है. जो कंपाउंड इंटरेस्ट है जैसे ये 110 है इसको मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस 10 भी लिख सकता हूँ. 110 कैन बी रिटन एज 100 प्लस 10. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 100 प्लस 10% ऑफ 100 भी मैं लिख सकता हूँ. देखो कहने का मतलब क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो नेक्स्ट ईयर का है वो क्या होगा. अगर पहले साल इंटरेस्ट इज 100 तो नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट है विल बी 100 प्लस R% ऑफ फर्स्ट ईयर. तो मतलब फर्स्ट ईयर अगर 100 था तो नेक्स्ट ईयर होगा 100 प्लस कितना परसेंट है 10%. 10% ऑफ 100 दैट इज 10. तो इस तरह से ये बनेगा. सिमिलरली 121 को मैं लिख सकता हूँ 110 प्लस 11. इसको मैं लिख सकता हूँ 110 प्लस 10% ऑफ 110. इस तरह से लिख सकते हैं. एक और एग्जांपल देखते हैं. जैसे मान लो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है सेकेंड ईयर का से 600 और रेट दिया है कितना 20%. तो थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा दैट विल बी पिछले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 600 प्लस 20% ऑफ 600.
So that is 600 plus 120, that is कितना 720 will be the compound interest. तो इस तरह से निकालते हैं. अब कोई पूछ ले फोर्थ ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, 720 प्लस 20% ऑफ 720 विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर. तो ये अमाउंट हमेशा किस में रहती हैं, जीपी में. एंड ये है इसका बेसिक पार्ट. इसमें एक फॉर्मूला भी रहता है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में. अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर टी. अमाउंट किसके बराबर होता है, पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर टी. होपिंग दिस पार्ट इज क्लियर. ये अमाउंट है, दिस इज प्रिंसिपल, दिस इज रेट एंड दिस इज टी स्टैंड्स फॉर टाइम. ये टी स्टैंड्स फॉर टाइम, आर इज रेट, P is principal and A क्या स्टैंड करता है, अमाउंट के लिए. Another important point वो हम आगे लिखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आर सेम फॉर द फर्स्ट ईयर. सिंपल इंटरेस्ट और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है दैट इज सेम फॉर द फर्स्ट ईयर, प्रोवाइडेड कि प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सेम. तो ये क्या रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आर सेम फॉर द फर्स्ट ईयर प्रोवाइडेड प्रिंसिपल एंड रेट रिमेन सेम. देखो सेम टेबल हमने सिंपल इंटरेस्ट के केस में भी बनाया था. वहां पे भी पहले साल इंटरेस्ट कितना था 100, यहाँ पे भी 100. सो कोई पहले ईयर के लिए पूछ लिए कि प्रिंसिपल इतना दिया है, इंटरेस्ट इतना दिया है, तो रेट इतना कुछ वैल्यू दी है, मान लो प्रिंसिपल 5000 है, रेट है 15%, और पूछ ले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, तो यू नीड नॉट वरी. चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे चाहे सिंपल इंटरेस्ट पूछे, पहले साल के लिए इंटरेस्ट विल रिमेन द सेम, बिकॉज पहले साल के लिए दोनों का प्रिंसिपल विल रिमेन द सेम. बट कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स प्रिंसिपल क्या होगा, चेंज हो जाएगा. नेक्स्ट, इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years. देखो 2 years का फॉर्मूला याद रख लेते हैं, ये जनरली पूछा भी जाता है कभी कभार, कॉमन क्वेश्चन है, तो ये वाला एक फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है. डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years इज गिवन बाय द फॉर्मूला डिफरेंस इज इक्वल टू P इंटू डिफरेंस इज इक्वल टू P इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर. सो दिस इज फॉर 2 years. Difference between simple interest and compound interest for 2 years is given by the formula difference is equal to P into R upon 100 का whole square. अब 3 years का पूछ ले, उसका अगर उसकी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, बट हाँ यहाँ पे 3 नहीं करना है. उस टाइप का क्वेश्चन हम थोड़ी एडवांस क्लास में देखेंगे जब हम थोड़े और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे. देखो मूव ऑन करते हैं. What would be the compound interest of rupees 25,000 for 2 years at, देखो प्रिंसिपल कितना है 25,000, टाइम कितना है 2 years, और रेट कितना है 5%. तो देखो वैसे तो अगर हम थोड़ा लॉजिकली सोचें, सिंपल इंटरेस्ट के केस में 5% 2 साल के लिए होता है 10%, तो 10% हो गया 2500. इसका सिंपल इंटरेस्ट का आंसर होता है 25%, 2500. बट कंपाउंड इंटरेस्ट में आंसर थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, तो 2500 सिंपल में आता है, ये उससे 2500 से थोड़ा कम है, ये तो बहुत ही ज़्यादा होगा, एक ही ऑप्शन रह गया 2562.5. तो इस तरह भी आप लॉजिकली इंक्लूड कर सकते हो ऑप्शन के थ्रू.
देखो सॉल्व करने में मैं चाहूँ तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूँ, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर टी, और अमाउंट में से प्रिंसिपल निकाल दूँ तो मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा 2 साल का। बट हम उस तरीके से नहीं चलेंगे, क्योंकि हमने अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग रखने, किसी भी टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच कर पाए वो ध्यान पे रख के हम इसको बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू करेंगे। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का क्या होगा, 5% ऑफ 25,000, दैट इज, देखो 10% 25,000 का 2,500, 5% उसका आधा दैट इज 1250। कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का विल बी 1250 प्लस, देखो सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस R% ऑफ फर्स्ट ईयर, सो दैट इज 5% ऑफ 1250, 1250, इसका 10% कितना होगा 125, 5% कितना होगा आधा 62.5, सो 1312.5 इज विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years। देखो जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये नहीं कि उसको डायरेक्ट आंसर पे पहुंचने के लिए सॉल्व करना है, उसको समझना है उसको क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है। इनिशियली तो एटलीस्ट आंसर पे भागना नहीं है, पहले टॉपिक को अच्छे से समझना है। तो दोनों साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 1250 प्लस 1312.5, इनको ऐड करेंगे तो यू विल गेट 2562.5, दैट इज ऑप्शन बी, जो कि हमने ऑलरेडी ऑप्शन से भी कंक्लूड कर लिया था। होपिंग कि ये क्लियर है। अगेन दिस इज ऑल्सो ईजी, बट हाँ कभी कभार स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं इस टॉपिक में, बट अगेन आई विल से दिस इज अ वेरी इजी टॉपिक। कंपाउंड इंटरेस्ट इज नथिंग बट सक्सेसिव परसेंटेज, जो हमने परसेंटेजेस में सक्सेसिव परसेंटेज पढ़ा था, यही सेम चीज़ क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्योंकि यहाँ पे क्या होना है, नेक्स्ट वैल्यू पे जब भी वैल्यू बढ़ती जाएगी उस पर 5% लगा है। What is a compound interest on 12,000 at the rate of 12% per annum compounded yearly for 2 years? Again simple question, पॉज करो और इसको उस तरीके से अप्रोच करने की कोशिश करो जिस तरह से अभी हमने किया। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट पहले ईयर का विल बी 12% ऑफ 12,500। देखो 12,500 का 10% विल बी 1250, और 1% होगा 125, तो 2% होगा 125 इंटू 2 दैट इज 250, टोटल करेंगे दिस विल बिकम कितना 1500। कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का विल बी 1500 प्लस 5% ऑफ 1500, so that is equivalent to 1500 plus, देखो इसका 10% will be 150 and 5% will be half of that, it is 75, so this will become 1625, so sorry 1500 प्लस, यहाँ पे वैल्यू गलत हो गई है, इसको करेक्ट करते हैं। It is 12%, not 5%. So 12% plus 12% of 1500, 12%, 10% will be कितना 150, और 1% will be 15, 2 times 15 will be 30, तो ये 180 हो जाएगा, so this will become 1680। so compound interest 2 years का हो जाएगा, इन दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, this will become 3180 will be the answer, that is option D, similar to the previous question that we did। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो अभी जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं ये सारे कॉन्सेप्ट हमारा बनाएंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम इसको फॉर्मूले से अवॉइड करें, फॉर्मूला नहीं यूज करना है, अभी अभी कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग करना है अपने आप को, तो इस तरह से अप्रोच करना है हमें क्वेश्चंस को। द इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन अमाउंट अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फिफ्थ ईयर इज 1280। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फिफ्थ ईयर
इज कितना 1280 और 6 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है 1408। अब देखो जैसे हमने पहले पढ़ा था स्टार्टिंग में, अगर सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 600 है तो थर्ड ईयर का क्या होगा 600 प्लस R%, यानी कि 20% यहाँ दिया था। सिमिलरली जब हम आगे देखते हैं क्वेश्चंस को, कि कंपाउंड इंटरेस्ट फिफ्थ ईयर का क्या है 1280 और सिक्स ईयर का कितना है 1408। तो देखो सिक्स ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो क्या होगा फिफ्थ ईयर का प्लस जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा फिफ्थ ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो मैं कह सकता हूँ जितनी भी वैल्यू है, जैसे अगर मान लो ये 1280 दिया होता और हमें पूछा होता नेक्स्ट ईयर का, तो हम करते हैं 1280 प्लस R% ऑफ 1280। तो 1280 पे जो भी बढ़ती वैल्यू वो बिकॉज ऑफ R% की वजह से बढ़ती। अभी देखते हैं कितना डिफरेंस है दोनों में 128। ये जो भी इंक्रीमेंट आया है कंपाउंड इंटरेस्ट में, जो 128 का इंक्रीमेंट आया है, दिस इज बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट जो 1280 पे लगा था। तो हम ये चेक कर लेते हैं आर की वैल्यू निकालने के लिए, हम सीधा चेक कर लेते हैं कि 128 कितना परसेंट है 1280 का। इंटू 100 करना है तो कर सकते हो, बट दिस इज 1/10। 1/10 क्या होता है हमारा 10%। ये हमने परसेंटेज में पढ़ा था। इफ यू वांट यू कैन मल्टीप्लाई इट बाय 100, बट आई वुड सजेस्ट कि अभी तक तो आ जाना चाहिए कि 1/10 क्या होता है 10%। सो इजी क्वेश्चन, अगेन आई रिपीट। देखो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट फिफ्थ ईयर का दिया होता और आर की वैल्यू दी होती तो हम सिक्स ईयर का कैसे निकालते हैं, फिफ्थ ईयर प्लस R% ऑफ फिफ्थ ईयर। तो जो भी इंक्रीमेंट होता वो R% की वजह से होता जो फिफ्थ ईयर पे लगता। तो इंक्रीमेंट हुआ 128। मैं सीधा चेक कर लेता हूँ ये 128 इसका कितना परसेंट है, 10% है, तो दैट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। होपिंग दैट दिस पार्ट इज क्लियर। देखो नेक्स्ट सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, अ सर्टेन सम ऑफ मनी अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली अमाउंट्स टू 5500। अमाउंट अब यहाँ पे वहां पीछे इंटरेस्ट था, यहाँ अमाउंट है तो कोई फर्क नहीं है। अमाउंट एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर इज 5500 and amount at the end of sixth year is कितना 6050। अगेन फिफ्थ ईयर की अमाउंट और सिक्स ईयर की अमाउंट में जो भी डिफरेंस है वो R% की वजह से है। जैसे स्टार्टिंग में क्या था, सेकेंड ईयर का 1210 था, थर्ड ईयर का 1331 था। वो क्यों किसकी वजह से था, जो 10% एक्स्ट्रा लग रहा था बार बार। दोनों में डिफरेंस कितना है 550 का। हम चेक कर लेते हैं कि 550 5500 का कितना परसेंट है। इंटू 100 करना है तो कर सकते हो। आर की वैल्यू विल बी कितनी 10%। सो मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है कि जो फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है अगर मेरे को दिया तो सेकेंड ईयर का कैसे निकलेगा, फर्स्ट ईयर की वैल्यू और उसके ऊपर इंटरेस्ट। थर्ड ईयर का कैसे निकलेगा, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस उसके ऊपर इंटरेस्ट, इस तरह से निकलेगा। नेक्स्ट चलते हैं। When a sum placed at compound interest grows to 6400 in 2 years, amount after second year, सिमिलर क्वेश्चन देखो अभी भी कितनी है 6400। जो सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में इंक्रीमेंट होगा वो इंटरेस्ट की वजह से होगा। अगेन कितना इंटरेस्ट मिल रहा है देखो, जिसकी वजह से इंक्रीमेंट हुआ है, दोनों में डिफरेंस है 1600। रेट परसेंट निकालना है तो मैं कह सकता हूँ रेट में चेक कर लूंगा सीधा 1600 कितना परसेंट है 6400 का। इंटू 100 करना है तो कर सकते हो, बट ये क्या है 1/4। 1/4 क्या होता है 25%। दैट इज ऑप्शन डी इज द आंसर। सेम कॉन्सेप्ट पे पहले साल का इंटरेस्ट और दूसरे साल के इंटरेस्ट में क्या फर्क है जो R% लग रहा है। थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ ले तो सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस R%। R% चाहे 10 हो 20 हो कुछ भी हो, एंड रिवर्स में क्वेश्चन हो तो इस तरह से। होपिंग कि ये भी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन बॉट अ रेफ्रिजरेटर वर्थ 22,800 with 12.5% interest compounded yearly. At the end of the first year he paid
8650. At the end of the second year he paid कितना 9125. How much will he have to pay at the end of the third year to clear the debt? तो देखो प्रिंसिपल कितना है 22,800, रेट कितना है 12.5%. अब अगर हमने परसेंटेज पढ़ा है तो हमें पता होना चाहिए कि दिस इज नथिंग बट 1/8. तो आर को मैं लिख सकता हूँ क्या 1/8. ये एक PYQ है यूपीएससी का. अब देखो आर की वैल्यू क्या होगी 1/8. अगर आर 1/8 है तो कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का होगा 1/8 ऑफ 22,800. दैट इज 2850. So 2850 is the compound interest for the first year. अमाउंट हो जाएगा कितना 22800 प्लस 2850 0516 25,650 28. ठीक है. एंड ही पेड हाउ मच 8650. तो रीपेमेंट कितनी हुई 825,650 में से निकाल दो 8650. तो हम बैलेंस कितना रह गया पेमेंट का दैट इज 17,000 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर. ये क्या है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर. देखो नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग में फिर से इंटरेस्ट लगेगा क्योंकि थ्रू आउट द ईयर कुछ नहीं पे किया. एंड ऑफ द सेकेंड ईयर पे वो पे कर रहा है 9125. तो एंड ऑफ सेकेंड ईयर पे जब वो पे करेगा 9125 बट उससे पहले क्या लग जाएगा इंटरेस्ट कितना 12.5%. सो दिस वैल्यू विल बिकम देखो 17,000 का 1/8 इज 212. So this is 21, then 20, and this is 5. 2125 is the interest. तो अमाउंट हो जाएगा कितना 17,000 प्लस 2125 दैट इज 19,125. एंड वो रीपे कितना करेगा 9125. सो बैलेंस कितना रहेगा यहाँ पे 10,000 इज लेफ्ट टू बी पेड. अब थर्ड ईयर के बिगनिंग में फिर से इंटरेस्ट लगेगा. तो 10,000 पे जब इंटरेस्ट लगेगा 12.5% का तो दिस वैल्यू विल इंक्रीज बाय हाउ मच. देखो 12.5% ऑफ 1,000 10% विल बी 1,000. 2.5% मोर 1250. सो 1250 इंटरेस्ट और लगेगा इस पे and the value will become 10,000 plus 1250. So 11,250 is what is needed to be paid at the end of the third year to clear the debt. देखो next question. A man borrowed 30,000 from a bank at 10% per annum compounded in compound interest. Interest being compounded annually. At the end of the first 2 years, he paid 9,000 each. At the end of the third year, he wanted to clear the loan. How much would he pay to clear the loan? तो देखो कितना बारो किया 30,000 from a bank at 10% compound interest. तो 10% compound interest पे मतलब कि 10% बढ़ के जब बढ़ेगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 3,000 बढ़ जाएगा तो 33,000 हो जाएगी. At the end of the first 2 years, he paid 9,000 each. मतलब हर साल के एंड पे कितना पे किया 9,000. तो अमाउंट कितनी रहेगी 24,000. At the end of the second year भी उसने 9,000 पे किया बट सेकेंड ईयर के देखो ये क्या था स्टार्ट में ये जब इंटरेस्ट लगा उसको ये पेमेंट हुई फर्स्ट. ये फर्स्ट पेमेंट थी. उसके बाद अमाउंट रहेगी कितनी 24,000. अब फिर से साल भर में फिर से इंटरेस्ट लगेगा कितना 10%. तो 2400 और बढ़ेगा तो ये दिस विल बिकम 26,500.
400. अगेन ये रीपे करेगा कितना, 9000. तो वैल्यू रह जाएगी 17,000 कितनी, 400. 17,400 will be the value left. That will be the value at the end of second year. End of second year. At the end of the second year ये अमाउंट रह जाएगा. अब अगेन हील पे एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर उसको रीपे करना है, बट यहाँ पे फिर से इंटरेस्ट लगेगा. 1740 इसमें ऐड हो जाएगा. So this will become 17400 plus this 19,140 is the amount that he needs to pay at the end of third year to repay the loan. That is option B.